इलेक्शंस की जंग में किसने किसको घेरा, हम ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 13। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आज आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा चुनावी चालीसा में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बीजेपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सीट्स पर बीजेपी के ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं कैंडिडेट्स। कांग्रेस की भी CWC की बैठक खत्म हो चुकी है और जब तक आप ये एपिसोड देख रहे होंगे शायद लिस्ट आ जाए, मगर रमन भल्ला कहां से लड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी ओर सेपरेटिस्ट लीडर किस तरह से चुनावी जंग में उतर रहे हैं, चुनावी जंग में उतरने के लिए राजनीतिक पार्टियों का सहारा ले रहे हैं, ये भी बात करेंगे। डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे अपनी पार्टी के मुखिया का क्या ख्याल है, इसकी भी बात करेंगे। और RP सिंह ने क्या बयान दिया और किश्तवाड़ में किस तरह से छीटाकशी हो रही है एक दूसरे पर, इसकी भी बात करेंगे। और आखिर में बीजेपी का चुनाव प्रचार हाईटेक कैसे हो रहा है, इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के कैंडिडेट्स की। बीजेपी की 6 सीट्स पर जम्मू रीजन में पूरी तरह से नजर है उनके कार्यकर्ताओं की, खास तौर पे कि आखिर कब अनाउंस होंगे कैंडिडेट्स। ये सीट्स हैं जम्मू जिले की 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स। एक तो जम्मू की पौष माने जाने वाली बाहू सीट, मड़ की सीट और बिश्नाह की सीट। इसमें बिश्नाह और मड़ दोनों रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं SC कैंडिडेट के लिए, जबकि जम्मू बाहू ओपन सीट है। वहीं दूसरी ओर कठुआ की मुख्य सीट जो SC रिजर्व है, नौशहरा की मुख्य सीट जहां पर पार्टी के अध्यक्ष पिछली बार जीत के आए थे रविंदर रैना, और उधमपुर की एक सीट। ये 6 सीटों पर बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल नहीं किए हैं। मगर आज सुबह भी हमने एक खबर चलाई थी कि कविंदर गुप्ता जम्मू की बाहू सीट से और नौशहरा से बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना चुनाव लड़ेंगे। दोनों के नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। सूची केंद्रीय बीजेपी को भेज दी गई है और JP नड्डा और अमित शाह की फाइनल स्टैंप के बाद यह सूची रिलीज कर दी जाएगी मीडिया में। उधमपुर से ऑलमोस्ट पवन खजूरिया का नाम फाइनल है, मगर पेच अटका हुआ है अभी मड़ पे, बिश्नाह पे और कठुआ में। मगर आपको एक अंदर की बात बता दें कि बीजेपी ने जैसे 44 कैंडिडेट्स की सूची बाहर निकाली थी, उसके बाद उसे विड्रा किया था, फिर वापस वो सूची जब जारी की गई तो केवल श्री माता वैष्णो देवी कटरा सीट के अलावा बाकी नाम सेम थे। मगर विरोध अभी तक हो रहा है। बीजेपी चिंतन मंथन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि आखिर दिग्गजों की सीट्स जो काटी गई हैं उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है। हर कैंडिडेट का अपना कार्यकर्ता भी होता है जो पार्टी के कैडर के साथ साथ चलता है। अब पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि अब ये जो 6 सीट्स हैं इसमें कम से कम 3 सीट्स पर पुराने दिग्गजों को ही उतारा जाए तो बेहतर होगा। इससे पार्टी की ये साख भी बची रहेगी कि दिग्गजों को इग्नोर नहीं किया गया, और दूसरी ओर जो नए चेहरे हैं उनको भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने और वोटर्स के सामने रख सकती है। तो जो पार्टी ने डिसाइड किया है उस हिसाब से बाहू, नौशहरा और उसके साथ साथ उधमपुर, ये तीनों सीट्स पे पुराने कैंडिडेट्स लड़ेंगे, जबकि कठुआ, जम्मू की मड़ और बिश्नाह पर नए कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये तीनों रिजर्व सीट्स हैं और यहां पर नए कैंडिडेट्स दिए जा सकते हैं। उस हिसाब से पार्टी ने 3 नाम फाइनल कर दिए हैं। 3 जो बाकी सीट्स हैं उन पे नाम फाइनल करके शायद 1-2 दिन में ये सूची जारी कर दी जाएगी। मगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन पार्टी के भीतर ही है और अंदरूनी कंपटीशन को देखते हुए ही पार्टी पहले रूठों को मनाने के बाद ही सूची जारी करेगी। मगर कहीं ना कहीं अंदर खाते सहमति ले ली गई है। जो कैंडिडेट्स उस सीट पे दावेदारी भी ठोक रहे थे उनसे भी बात कर ली गई है कि उन्हें पार्टी के साथ खड़े होना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, क्योंकि पार्टी के लिए सबसे पहले है विनेबल सिचुएशन बनाना। अब आते हैं कांग्रेस पे। तो कांग्रेस में आज शाम को लगभग फाइनल हो गया कि कांग्रेस के जम्मू के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला वो जम्मू साउथ RS-पुरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर रमन भल्ला जम्मू साउथ RS-पुरा सीट पर चुनाव लड़ते हैं, जहां उनके सामने बीजेपी के डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना हैं, तो उसमें बाहू सीट से कविंदर गुप्ता अगर बीजेपी के चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए एक मुश्किल स्थिति हो जाएगी कोई हैवी वेट कैंडिडेट देना। कविंदर गुप्ता
एक तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, पहले भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, क्योंकि पहले गांधीनगर हुआ करती थी, तब बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। वो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, फॉर्मर स्पीकर भी हैं, छवि भी साफ है, आरएसएस के स्ट्रॉन्ग लीडर भी रहे, आरएसएस के साथ भी रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर भी हैं, और अच्छा खासा वोट बैंक उनका इस एरिया में हो सकता है। अगर रमन भल्ला बाहू से लड़ते तो कविंदर गुप्ता को कंपटीशन दे सकते थे, मगर जम्मू साउथ आरएसपुरा में लड़ने से उनका कहीं बीजेपी का कंपटीशन आसान हो जाता है, मगर उसी सीट पर कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी भी अपनी ताल ठोक रहे थे। कहीं तरनजीत सिंह टोनी अगर बगावत कर जाते हैं तो रमन भल्ला के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। तो ये सारे दाव पेच जो कांग्रेस और बीजेपी के सारे लगातार ये इस पे अटकलें लगाई जा रही थी, वो तकरीबन साफ होती जा रही हैं। और जब तक आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, अगर कांग्रेस की सूची आ जाएगी तो इससे पहले हम उसको आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल सुबह तक ये सूची ऑलमोस्ट आ जाएगी कि कांग्रेस बाहू और गांधीनगर साउथ की सीट जो है जम्मू साउथ आरएसपुरा, यहाँ से किसको लड़ाने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस अभी तक लगातार अपनी सूची को डिले कर रही है और जम्मू की सभी सीटों पर कांग्रेस को अभी अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करनी है, जबकि बीजेपी को कैंपेन शुरू किए हुए भी एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में जैसी कि लगातार इस बार अटकलें थी कि कुछ अलगाववादी सेपरेटिस्ट जो थे वो चुनावों में उतर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो चुनावों में अगर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत हो सकती है। मगर बहुत सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, मगर पार्टी के निशान पर। इसलिए कुछ लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ और कुछ लीडर्स पीडीपी की तरफ देख रहे हैं, जबकि कुछ अलगाववादी नेता जो जमात की सोच भी रखते हैं वो इंजीनियर रशीद की नई पार्टी एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी में भी जा रहे हैं। तो हमारे पास 3 अलगाववादी नेता और उनके बच्चों के नाम हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये जीत कर आते हैं तो ये किस कदर बैठेंगे ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक नेता है सैयद सलीम गिलानी, जो मीरवाइज ग्रुप के साथ जुड़े रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। अब इन्होंने पीडीपी ज्वाइन करी है और ये श्रीनगर की एक खानेयार सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। और खानेयार से इनका मुकाबला अली मोहम्मद सागर से होगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता हैं। ये जीते चाहे नहीं मगर वोट काट सकते हैं। आगा सैयद मुंतजिर जो बेटे हैं अगा सैयद मुंतजिर अल मूसवी के, ये वही क्लैन है जहां से अगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी आते हैं, यानी कि उसी परिवार उसी क्लैन से जहां से श्रीनगर के एमपी आते हैं। इन्होंने भी चुनाव में उतरने का फैसला किया है और ये भी चुनाव लड़ सकते हैं बड़गाम की किसी सीट से। जावेद हुबी जो खुद लॉयर हैं पेशे से और एक बड़े अलगाववादी नेता डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हुबी के बेटे हैं, और गुलाम मोहम्मद हुबी का हम आपको बता दें ये 1983 और 87 में चुनाव भी लड़े थे, जमात की आइडियोलॉजी रखते हैं और मीरवाइज फैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। इनके बेटे ने भी एआईपी यानी कि इंजीनियर रशीद की पार्टी को ज्वाइन किया है और ये किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह से अलगाववादी नेता भी कश्मीर में चुनावों में उतर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं या तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत दे सकते हैं या फिर उन्हीं पार्टियों के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि जनता इन अलगाववादी नेताओं या उनके बच्चों को कितना ज़्यादा प्रोत्साहन इन चुनावों में देती है और उनके लिए वोट बैंक किस तरह से तैयार होता है। और अगर ये वोट बैंक नया तैयार होता है तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर में आने वाले दिन जो मुख्य मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके लिए दिक्कत कर सकते हैं, और अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ इन्हीं को जोड़ती हैं तो फिर ये देखना होगा कि ये कितने लोग जीत कर आते हैं। अब बात करते हैं, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं एक दूसरे पर ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स कमेंट्स करना शुरू हो गए हैं राजनेता, और ऐसा होता ही है। चुनावों से पहले एक दूसरे पर छींटाकशी बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि उस समय आपको अपने वोट बैंक को मजबूत करना होता है। सबसे पहले किश्तवाड़ की बात करते हैं, जहां पाडर की सीट पर बीजेपी के सुनील शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, पिछली बार किश्तवाड़ से जीते थे, और किश्तवाड़ में शगुन परिहार, और वहीं किश्तवाड़ में इनके सामने हैं फॉर्मर एमओएस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता सज्जाद अहमद किचलू। तो जिस तरह से किचलू का एक बयान कल वायरल हो रहा था, उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में जितना भी बीजेपी कोशिश कर ले उनके किश्तवाड़ के कैंडिडेट, आखिर 4 अक्टूबर के बाद गिनती के बाद इन्हें कौन बचाएगा।
उसी के जवाब में सुनील शर्मा का एक स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम किचलू परिवार को ही किश्तवाड़ से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, यानी कि बुरी हार इनको हराएंगे। तो ये देखना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मगर एक दूसरे पे नाम लेकर भी अब सीधे छींटाकशी शुरू हो गई है, जिसका ये मतलब है कि कैंपेन लगातार गर्म होती जा रही है और चुनाव इस बार बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक दूसरे पर जब कटाक्ष शुरू हो जाता है तो इससे वोटर को रिझाने की कोशिश बहुत होती है। वहीं लगातार जिस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट चल रहे हैं, आज एक बीजेपी के बड़े नेता जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में हैं चुनाव के प्रचार को लेकर, आरपी सिंह, बीजेपी का एक प्रमुख सिख चेहरा है, आपने बहुत बार इनको टीवी में देखा होगा। आज ये एक गुरुद्वारा साहिब गए थे जम्मू में, जहां पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी सरकार में ही जगदीश टाइटलर को फांसी होगी, जो 1984 के एंटी सिख दंगों के मुख्य आरोपी भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। उन पे इन्होंने सीधे सीधे ये अपना बयान दिया है। तो इस तरह के बयानबाजी भी अब जो है चुनावों में बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार बीजेपी और उनकी आर्क राइवल कांग्रेस एक दूसरे पर इस तरह के बयान देते हैं, मगर कहीं ना कहीं जब भी चुनाव आते हैं पुराने जख्म जनता के हमेशा ताज़े कर दिए जाते हैं इन्हीं नेताओं द्वारा ऐसे बयान देकर। अपनी पार्टी के मुखिया अल्ताफ बुखारी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी अच्छी होती है, यानी कि जो परिवार आगे सियासत में जा रहे हैं और नेताओं के बच्चे चुनावों में उतर रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर उनका इशारा कहीं ना कहीं इल्तिजा मुफ्ती की ओर था, जो इस बार चुनावों में उतरी हैं और महबूबा मुफ्ती चुनाव खुद नहीं लड़ रही हैं। जबकि बीजेपी लगातार डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे कटाक्ष करती रही है, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं जिनकी सेकंड जनरेशन चुनावों में उतरी है या फिर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टिकट के दावेदारी या हकदारी रखते हैं। वहीं आज बीजेपी ने अपनी वीडियो वैन्स को प्रचार के लिए मैदान में उतारा। बीजेपी की ये वीडियो वैन्स के ऊपर एलईडी लगी हुई है। ये हाईटेक वैन्स मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या क्या किया, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने जम्मू कश्मीर में क्या क्या प्रगति के काम किए, ये सब इन एलईडीज पे दिखाया जाएगा। ये एलईडीज मुख्य बाजारों में, मुख्य चौक्स पे लगी रहेंगी, आते जाते लोग इस पे नज़र डाल सकते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट्स को इसका बहुत लाभ होगा, क्योंकि चाहे मोदी सरकार के नाम पर विधानसभा के वोट लोग ना डालें, मगर कहीं ना कहीं मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों का असर जनता पे जरूर रहता है। तो प्रचार का एक हाईटेक तरीका बीजेपी ने अपनाया है। बीजेपी हालांकि बहुत बार ऐसे तरीके अपनाती रहती है, मगर इस बार के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए एक अपर एज है कि उन्हें अपने लिए इतनी कैंपेन्स नहीं करनी पड़ रही, जो पार्टी ने ही प्लानिंग करके उनके लिए कैंपेन की जा रही है, उस चीज़ का एज उन्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बीजेपी पूरी तरह से कॉरपोरेट सेक्टर की तरह काम करती है, जिसका लाभ भी कई सारे चुनावों में पहले देखने को मिला है। अब इन वैन्स का और बीजेपी की स्ट्रेटजी का कितना फ़ायदा ये कैंडिडेट्स ले पाएंगे, ये तो अक्टूबर में पता चल जाएगा। मगर चुनावी चालीसा में आज के लिए इतना ही। कल जो खास रहेगा वो आपके तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी पवन शर्मा भी कल मेरे साथ होंगे और कुछ और नई खबरों के साथ चुनावों को खास तौर पे लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। और ये 40 दिन बहुत अहम है, 13 दिन हो चुके हैं, 27 दिन और हैं और मुझे उम्मीद है कि चुनावों की पूरी हर कोने की हर खबर हम आपके तक पहुंचा रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है कार्यक्रम तो ज़रूर शेयर करिए। आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।